मुझे लोगों के प्राइवेट मूवमेंट देखने की आदत लग गई थी। हर किसी के घर में छुपकर चले जाना और उन लोगों को देखना जैसे मुझे सुकून देता था। एक दिन अपने भाई भाभी के प्राइवेट मूवमेंट देखने के लिए मैंने उनके कमरे में कैमरा लगा दिया। उसके बाद मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरी हालत खराब हो गई। मैंने देखा कि वो दोनों तो दोस्तों, मेरा नाम संजय है। हमारा छोटा सा ही परिवार था जिसमें माँ और हम दो भाई रहते थे। मेरे पापा हमारे बचपन में ही गुजर चुके थे, इसलिए हम दोनों भाइयों का पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई का ख्याल रखते हुए हमारी माँ ने ही हमें बड़ा किया। मेरे बड़े भाई कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ पाए क्योंकि उन्होंने मेरी माँ की जिम्मेदारियों को समझ लिया था और उनकी जिम्मेदारियों को उठाना शुरू कर दिया था। अब मेरे बड़े भैया किसी बनिया की दुकान पर काम करने लगे और उससे जो गुजारा होता था उसी पढ़ाई और माँ का और हमारे घर का खर्चा उठा लेते थे। फिर ऐसे ही दिन निकलते गए। अब जब मेरी 12वीं क्लास की पूरी हो गई तो भैया ने बोला कि तुम्हें कॉलेज के लिए देहरादून भेज दिया जाना चाहिए। लेकिन मैं नहीं जाना चाहता था क्योंकि मैं आज तक माँ और भैया से कभी दूर रहा ही नहीं था, तो भला अब कैसे रह जाता। लेकिन माँ और भैया की जिद के आगे मेरी एक न चली, क्योंकि भैया और माँ का एक ही सपना था कि भैया तो ज़्यादा नहीं पढ़ पाए क्योंकि घर की जिम्मेदारियां भी संभालनी जरूरी थी। इसीलिए वह चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन सकूं और एक अच्छी नौकरी करूं ताकि घर के हालात और भी ज़्यादा सुधार में आ जाएं। यही सोचकर उन लोगों ने मेरा देहरादून में दाखिला करवा दिया। अब बड़े शहर में और बड़ा कॉलेज देखने में खर्चा तो आता है, लेकिन मेरे भैया ने कुछ बड़े लोगों से पैसे उधार लेकर मेरी पढ़ाई का जिम्मा उठा लिया। अब मैं पढ़ाई के लिए देहरादून चला गया। मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ यही जुनून था कि मेरे भैया ने मेरे लिए इतना कुछ सहन करके इतने बड़े कॉलेज में दाखिला करवाया है, तो मैं भी उन्हें कुछ बनकर दिखाऊंगा और अपने माँ का सपना भी पूरा करूंगा। यही सोचकर मैं मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। शुरू शुरू में तो पढ़ाई में अव्वल था, लेकिन मुझे क्या पता था कि इस देहरादून की चकाचौंध में इस कदर फंस जाऊंगा कि मुझे अच्छे बुरे का भी पता नहीं चलेगा। दरअसल मैं जिस हॉस्टल में रहता था वहां से कुछ लड़के मेरे दोस्त बन गए, लेकिन उन लोगों की संगति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वह लोग नशे में थे और रोजाना गंदी गंदी लड़कियों के पास जाना रहता था। मैंने काफी दिनों तक उन लोगों से खुद को दूर रखा, लेकिन ज्यादा दूर भी नहीं रख पाया और मैं उन लोगों के पास चला गया और उन्हीं के रंग में रंगने लगा। लेकिन मैं नशा तो करना नहीं सीखा क्योंकि उसमें मेरी जरा भी रुचि नहीं थी, लेकिन उन लोगों के साथ में लड़कियों के पास जाने लगा। घर से भैया मेरी पढ़ाई के लिए जो पैसे भेजते थे मैं वहाँ अय्यासी करने में लगा देता था। मुझे जरा भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किन जाल में फंसा जा रहा हूँ। दरअसल जो लड़के मेरे दोस्त थे वह बहुत ही बड़े और अमीर घराने से थे। उन्हें पैसे लगाते थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मैं उनकी इस अमीरी के आगे खुद को भी अमीर समझने लग गया। मुझे जरा भी ख्याल नहीं आया कि मेरे भैया और माँ किस तरह से पैसों का जुगाड़ करते हैं और मुझे यहाँ बैठे बिठाए पैसे भेजते हैं, लेकिन मैंने उनकी मेहनत और पैसों की जरा भी कदर करना नहीं सीखा। जो भी पैसे वह मेरी खर्चे और पढ़ाई के लिए भेजते थे वह मैं बिना कुछ सोचे समझे अय्यासी में लगा देता था। मेरे दिमाग पर इस कदर पत्थर पड़ गया था कि मुझे बस मेरे खुद के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता था। खैर ऐसे ही दिन निकलते गए। अब मेरा कॉलेज पूरा होने को चला था, लेकिन रिजल्ट आने से पहले ही मैं गांव के लिए निकल गया और अपने माँ और भैया के पास चला गया। सब लोग बहुत खुश हुए क्योंकि उन्हें क्या पता था कि मैं क्या करके आया हूँ। उन्हें तो बस यही लग रहा था कि मैं कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करके लौटा हूँ। घर जाने के बाद मुझसे भैया कहने लगे कि तुमने तो 3 सालों तक इतनी ज़्यादा मेहनत की है और पढ़ाई की है, अब तुम नौकरी की तैयारी करोगे तो तुम्हें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। अब हम लोग तुम्हारी नौकरी की तैयारी करवाने में भी पैसे लगाएंगे। मेरे मन में जरा भी शर्म नहीं आ रही थी कि भैया मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं तो कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं था। मेरे मन में तो यही था कि जल्दी से जल्दी इस घर से वापस चला जाऊं और फिर से अपनी अय्यासियों को शुरू कर दूं। लेकिन मुझे क्या पता था कि अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मेरा जो काला चिट्ठा है वह सबके सामने आने वाला है। खैर 2 दिन बाद मेरे परीक्षा का परिणाम आया तो उसमें मैं फेल हो गया था। जब यह बात भैया और माँ को पता चली तो उन्हें बहुत ज़्यादा झटका सा लगा। वह तो ना मुझसे कुछ कह पाए और ना ही कुछ बोल पाए। भैया सीधे अपने कमरे में चले गए और गुमसुम अवस्था में बैठे रहे। अब मुझे समझ में आया था कि आखिर मैंने क्या गलती कर दी है। तभी भैया कहने लगे कि हम लोगों ने
पता नहीं कितनी मेहनत से पैसे कमाए थे और किस तरह उधार लेकर तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर खर्च कर रहे थे, लेकिन तुमने तो एक बार भी नहीं सोचा और उन पैसों का तुम क्या करते थे और तुम फेल कैसे हो गए? क्या तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की? भैया और माँ के इन सवालों के बीच मैं पूरी तरह से गिर चुका था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इनके सवालों का किस तरह जवाब दूं। मेरे पास देने को कोई जवाब नहीं था, तो मैंने सब लोगों से कह दिया कि मेरी पढ़ाई में रुचि नहीं है, मुझे पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और ना ही मुझे करनी है। इसलिए आप लोग मुझ पर बेवजह पैसे न लगाइए। मेरा ऐसा व्यवहार देखकर वो दोनों बिल्कुल चौंक गए, क्योंकि मैंने आज तक भैया और माँ के सामने अपनी जुबान तक नहीं खोली थी, लेकिन इस बार तो मैंने हद ही पार कर दी। फिर माँ ने भैया के कंधों पर हाथ रखा और कहा कि इसके साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसे पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं है तो हम लोग बेफिजूल में इसके ऊपर खर्च नहीं करेंगे। तभी माँ ने बोल दिया कि अब तुम कोई काम ढूंढ लो और अपना खर्चा खुद उठाया करो, क्योंकि जब तक तू पढ़ाई करता था तब तक हम लोगों ने तेरे ऊपर पैसे लगाए, लेकिन अय्यासी करने के लिए हमारे पास कोई पैसे नहीं हैं। कुछ दिनों तक तो मैं उन लोगों से नाराज रहा, लेकिन धीरे धीरे फिर हम लोग घुल मिल गए। अब मैंने एक कोई प्राइवेट कंपनी में काम ढूंढ लिया और उसमें काम करने लगा, लेकिन जो आदत मुझे लग चुकी थी वह छूटना बिल्कुल भी आसान नहीं था। मुझे तो आदत थी कि रोज लड़कियों के पास जाना और अय्यासी करना, लेकिन हम लोग तो गांव में रहते थे और जिस शहर में मैं काम करने के लिए जाता था वह भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, और देहरादून तो एक बहुत बड़ा शहर था। वहाँ पर तो इन सब चीज़ों की कहीं पर भी कोई कमी नहीं थी, इसलिए बिना कुछ ज़्यादा मेहनत किए जगह जगह पर यह सब मिल जाता था। लेकिन यहाँ पर तो बड़ी ही मुश्किल थी, इसलिए अब मुझे किसी न किसी तरह से तो अपनी प्यास मिटानी ही थी। इसलिए मैं लोगों के गांव में घरों में घुसकर अपने नियत को अंजाम देता था। दरअसल हमारा गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था और गरीब परिवार ही ज़्यादा रहते थे, और गरीब लोगों के यहाँ बड़े बड़े कमरे या घर के आगे बड़े बड़े गेट नहीं होते हैं। बस अपनी सुरक्षा के लिए थोड़ा बहुत इंतजाम कर लेते हैं। इसी चीज़ का मैं फ़ायदा उठाता था। किसी भी घर में नए लड़के की शादी होती थी तो मैं चुपके से उनके घर में घुस जाता था और खिड़कियां दरवाजे से उनके प्राइवेट मोमेंट को देखने लग जाता था। इस कदर मेरी आदत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि अब मैं खुद को जरा भी नहीं रोक पाता था। बस हर समय मेरे दिमाग में यही सब चलता रहता था। जब भी कोई कपल साथ में दिखाई देता था तो मैं उनके पीछे हो जाता। खैर, इसके बारे में ना तो मेरे माँ और बड़े भैया को पता था और ना ही किसी और को, क्योंकि मैं इतने शातिर दिमाग से सब कुछ करता था। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। अब मेरे भैया की भी शादी की उम्र हो चली थी। मेरी माँ कहने लगी कि हम लोगों को दिनेश की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि अब इसकी शादी की उम्र हो गई है। तभी एक रोज़ मेरे मामा जी हमारे घर पर आए तो मेरी माँ ने मेरे भैया की शादी का जिक्र उनके आगे किया। तभी मेरे मामा जी कहने लगे कि हाँ, मेरे दूर के दोस्त की बेटी है, ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन संस्कारी बहुत ज़्यादा हैं और तुम्हारे खानदान से बिल्कुल मेल खाती है। इसलिए हम लोग दिनेश का रिश्ता उसके साथ चलाने की बात शुरू करते हैं। उनके पास देने को दहेज में कुछ भी नहीं है, सिर्फ संस्कारी लड़की ही है। तभी मेरी माँ ने कहा कि हम लोगों को दहेज चाहिए भी नहीं, हम लोग अपनी मेहनत से गुजारा कर लेते हैं, हमें तो बस संस्कारी बहू दे दीजिए जिससे हमारे घर का बरकत बना रहे और मेरे बुढ़ापे में सहारा बन सके। तभी मामा जी कहने लगे कि मैं कल ही उनके घर पर जाकर दिनेश के बारे में बात कर लूँगा, अगर उन्हें ठीक लगा तो मैं आकर तुम्हें बता दूंगा। खैर, 2-3 दिन बाद मामा जी फिर से घर पर आए और कहने लगे कि उन लोगों को कोई ऐतराज नहीं है, वह कल हमारे दिनेश को देखने के लिए आ रहे हैं। अगर उन्हें सब कुछ पसंद आ गया तो हम लोग जल्द से जल्द शादी करवा देंगे। अभी मेरी माँ बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि जब से पापा की डेथ हुई थी उसके बाद से वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, और बीच में जो मेरी हरकतों से उनको दुख हुआ था वह भी कुछ कम नहीं था। लेकिन अब भैया के रिश्ते की बात सुनकर उनके मन में खूब सुकून आया। दूसरे दिन दिनेश भैया को देखने के लिए लड़के वाले आ गए और दिनेश भैया का रिश्ता पक्का हो गया। अब शादी की डेट भी रख दी गई। 1 हफ्ते बाद भैया की शादी थी, इसलिए घर में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थीं। रिश्तेदारों ने भी घर में दस्तक दे दी थी
कुछ लोग कह रहे थे कि इसकी भी शादी साथ में ही करवा देते हैं, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि नहीं, अभी इसकी उम्र ज़्यादा नहीं हुई है, इसलिए पहले दिनेश की शादी ही करवा रहे हैं। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए और मेरे भैया की बड़ी ही धूमधाम से शादी करवा दी गई। मेरी नई भाभी का नाम अनीता था। अनीता भाभी दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थीं और समझदार भी थीं। वह मुझे अपना छोटे भाई की तरह दुलार करती थीं, लेकिन मैं उन्हें ना तो अपनी बहन मानता था और ना ही खुद को उनका भाई, क्योंकि मेरे मन के अंदर तो पूरा दिन गंदे विचार ही आते रहते थे और हमेशा अपने दिमाग में यही रखता था कि पता नहीं भाभी और भैया एक साथ रूम में कैसे कैसे करते होंगे। फिर मैं अपनी गंदी सोच को बदल भी नहीं पा रहा था। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। अब जो मेरे दिमाग में आया था उसे तो हर रिश्ते को शर्म से तार तार होना पड़ जाए। अब मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं भाभी और भैया के भी प्राइवेट मूवमेंट को देखूं और आखिर पता तो चले कि वह किस कदर अपनी पत्नी को जीते हैं। जो मैं यह करने जा रहा था वह सरासर गलत था, लेकिन मुझे अपनी गंदी सोच के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने कुछ पैसों से कैमरा खरीदा और भैया के कमरे में लगा दिया। वह कैमरा इतना छोटा था कि किसी को भी आसानी से दिखाई न दे और भैया और भाभी को भी जरा सी भी भनक नहीं लगने दी कि मैंने यह गंदी हरकत उनके साथ कर दी है। उसके बाद मैं हर रोज उनके उन पलों को देखने के लिए लैपटॉप भी खरीद लिया। एक दिन जब मैं काम से घर पर लौटा तो मुझे पता चला कि भैया अपनी ससुराल में जा रहे हैं, क्योंकि मेरी भाभी के यहाँ कुछ छोटा सा फंक्शन था जिसको एंजॉय करने के लिए वो दोनों 2 दिन के लिए जा रहे हैं। फिर मेरा मन उदास हो गया, क्योंकि मैंने जो सोचकर उनके कमरे में कैमरा लगाया था उसमें अब देख ना पाऊंगा, क्योंकि भैया और भाभी तो 2 दिनों के लिए घर से बाहर जा रहे हैं। फिर मैंने मन में सोचा कि सिर्फ 2 ही दिन की तो बात है, उसके बाद तो यह दोनों घर पर वापस आएंगे ही और आने के बाद तो यह अपनी लाइफ में जिएंगे, उसके बाद ही मैं देख लिया करूँगा। यही सोचकर मैं अपनी गंदी सोच को बढ़ावा देता जा रहा था। मुझे ज़रा भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जो यह कर रहा हूँ वो बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरे घर वालों की नज़र में भी मैं अभी बिल्कुल सुधर चुका था। उन लोगों को लग रहा था कि मैं अब कमाने लग गया हूँ और एक अच्छा इंसान बन गया हूँ, इसलिए मेरी भाभी और भैया मुझ पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। उन्हें ज़रा भी एहसास नहीं था कि मैं किस कदर उन लोगों के साथ करने जा रहा हूँ। उन्हें तो बस यही लग रहा था कि मुझसे अच्छा इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। भैया ने ऐसी कोई बात नहीं छुपाई मुझसे। वह हर समय अपने सारे राज मेरे सामने खोल देते थे और विश्वास करके मुझे हर एक बात बता देते थे, लेकिन मेरा तो दिमाग ही इन चीज़ों में नहीं था। मैं तो हर समय बस भाभी के बदन को इस कदर देखता था कि पता नहीं भैया इस बदन के साथ रात को क्या क्या करते हैं। खैर, मैं अपनी गंदी सोच को किस कदर बदलूं यह मुझे जरा भी समझ में नहीं आ रहा था। 2 दिन बाद मुझे पता चला कि भैया और भाभी आज लौट रहे हैं, तो मेरी खुशी का ठिकाना ना था। माँ को लग रहा था कि मैं भैया और भाभी के लिए खुश हो रहा हूँ, क्योंकि उनके जाने के बाद मेरा मन नहीं लगता था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैं किस वजह से खुश हुआ हूँ। मेरे मन में तो यही चल रहा था कि ठीक है, वह जल्दी से आ जाएंगे तो उसके बाद उनके कमरे की सारी रिकॉर्ड मैं अपने लैपटॉप से देख लूँगा और खुद को संतुष्ट कर लूँगा। अब तो जो मैं हरकत करने जा रहा था उससे घटिया तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं अपनी माँ समान भाभी और भैया के कमरे में कैमरा लगाकर यह सब देखने को जो सोच रहा था। खैर, रात का समय हुआ। अब मेरे मन में खुशी से लड्डू फूट रहे थे कि रात को जो भी इनके कमरे में होगा वह सब मैं देख लूँगा। यही सोचकर मैं जल्दी जल्दी खाना खाकर अपने कमरे में चला गया और अपना लैपटॉप खोलकर बैठ गया। लेकिन मैं देखता हूँ कि भैया और भाभी तो कमरे में अभी तक गए नहीं थे। मैं उनके जाने का इंतज़ार कर रहा था कि कब वह अपने कमरे में जाएं और कब अपना काम शुरू करें और मैं इन सब चीज़ों का आनंद लूं। यही सब सोचते सोचते मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा ही बंद नहीं किया है। लेकिन उसके बाद जो मेरी ज़िंदगी में होने वाला था उसके बारे में तो मुझे ज़रा भी ख्याल नहीं था। मैंने जैसे ही लैपटॉप खोलकर भैया के कमरे का सीन चालू किया तो मैंने देखा कि भैया और भाभी माँ के साथ मेरे कमरे में मेरे पास खड़े हैं। उनको अचानक एकदम मेरे पास खड़े देखकर मैं घबरा गया और उठकर कमरे से बाहर जाने लगा तो भैया ने हाथ पकड़ा और जोर से मेरे गाल पर एक तमाचा दे मारा। मुझे जरा भी नहीं पता था कि उनके यह सब बातें पता चल गई हैं।
तभी मैंने भैया से कहा कि आपको प्रॉब्लम क्या है, मुझे इस बेवजह मार क्यों रहे हो? तभी भैया ने कहा कि 2 मिनट रुक, मैं तुझे अभी बता देता हूँ। भैया झट से गए और अपने कमरे से वह कैमरा उतार कर ले आए और मेरे हाथ में थमाते हुए बोले कि यह क्या है। अब मेरे पास उनको जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं अपने हाथ जोड़ लिए और घुटनों के बल बैठ गया। तभी मेरी माँ ने कहा कि क्या हो गया, कोई मुझे बताएगा? तभी भैया कहने लगे, यह तो मुझे पता चल गया, वरना पता नहीं यह हम लोगों के बारे में क्या क्या देख लेता। भैया कहने लगे कि जिस दिन मैं अनीता के ससुराल जा रहा था, उस दिन अपने कमरे के जाले साफ कर रहा था, तभी मुझे अचानक से वह कैमरा दिखाई दे गया। उसके बाद मैंने सोचा कि घर में तो ऐसा कोई है नहीं, तो इस तरह की हरकत कर कौन सकता है। तभी मेरे मन में इसको लेकर शक पैदा हुआ और मैंने इसका पीछा करना शुरू कर दिया और इसके फ़ोन से सारी डिटेल वगैरह निकाली, तो मुझे पता चला कि इसे यह गंदी आदत लग चुकी है। और मेरा पीछा करने पर भी मुझे पता चला कि यह लोगों के घरों में भी जाता है। इस वजह से मैंने रंगे हाथों पकड़ना चाहता था और आज ये हम लोगों के प्राइवेट मूवमेंट देखने के लिए ही लैपटॉप खोले बैठा था, इसलिए मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। तभी भाभी ने कहा कि मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि आप ऐसा कर रहे हो। तभी भैया कहने लगे कि यह बात सही है कि हर एक इंसान की अपनी इच्छा होती है। हर लड़का चाहता है कि उसे पत्नी का सुख मिले। अगर तुम्हें इतना ही था तो तुम्हें हम बोल देते, हम लोग तुम्हारी शादी करवा देते, लेकिन यूं ऐसी गंदी हरकतें करने से तुम्हें क्या मिल जाता? और हम तो तुम्हारी माँ बाप जैसे ही हैं। हम लोगों को ऐसे देखकर तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? मैं अपने हाथों को जोड़कर आंखों में आंसू लिए वहीं पर बैठा रहा। अब भैया और भाभी और माँ कुछ ना बोले और सीधा कमरे से बाहर चले गए। अब मेरे पास अफ़सोस करने के अलावा कुछ नहीं बचा था। मैं बार-बार खुद पर घिन कर रहा था कि मैंने यह कैसा पाप कर दिया। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आपकी दाहिनी तरफ एक बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी सारी स्टोरी सबसे पहले आपको मिलें। दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की अगली अच्छी और सच्ची कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए।